नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव इंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है परमाणु। इसमें दोस्तों हम लोग लेक्चर 12.9 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के बारे में, मतलब लेक्चर 12.10 के बारे में। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में भी हमने क्वेश्चन ही किए थे और आज का लेक्चर जो है हमारा, उसमें भी केवल हम क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए थे और कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम लोग इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा आपको दी गई है कितनी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव ये हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, क्योंकि परिभाषा कहती है कि वायतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हम देते हैं वो ऊर्जा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो हमारे द्वारा दी गई एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है रियल में। ठीक है, खैर क्वेश्चन में भी यही दिया है। आगे देखिए, एक फोटोन इस परमाणु को निम्नतम अवस्था यानी n बराबर 1 से n बराबर 4 अवस्था में उत्तेजित करता है। आपको पता है कि जब फोटोन किसी परमाणु पर गिरेगा तो परमाणु क्या करेगा? उस फोटोन को अवशोषित कर लेगा, और परमाणु के द्वारा अवशोषित किया गया ये फोटोन की जो ऊर्जा है, उस फोटोन की ऊर्जा को कौन ग्रहण कर लेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर 1 से निकलकर, देखिए निम्नतम अवस्था का मतलब होता है n बराबर 1। अगर हम इसको यहाँ पे मैंने 4 ऊर्जा स्तर बना रखे हैं, पहले को n बराबर 1, दूसरे को n बराबर 2, तीसरे को n बराबर 3 और चौथे को अगर हमने n बराबर 4 बोल रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था यानी n बराबर 1 से n बराबर 4 में संक्रमण करेगा। ठीक है, n बराबर 1 से n बराबर 4 अवस्था में उत्तेजित करता है। ऊर्जा स्तर आरेख में संक्रमण को दर्शाइए। ऊर्जा स्तर आरेख में संक्रमण को दर्शाना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानिए कि फोटोन गिरा, परमाणु ने फोटोन को अवशोषित किया और उस फोटोन की वो सारी ऊर्जा निम्नतम स्तर में या निम्नतम अवस्था में, मूल अवस्था में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को मिल गई। अब वो इलेक्ट्रॉन जिसको फोटोन की ऊर्जा मिली है वो निम्नतम अवस्था n बराबर 1 से निकल के कहां जाएगा? n बराबर 4 में जा रहा है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च अवस्था में जा रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं उसे हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, ऊर्जा स्तर आरेख बनाया है जिसमें n बराबर 1, 2, 3, 4 दर्शा दिया गया है। उत्तेजन की अवस्था को, ये जो एक्साइटेशन की प्रोसेस है, उत्तेजन की प्रक्रिया है, इसमें n बराबर 1 से n बराबर 4 में जा रहा है, तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा मिलेगी जो कि मैंने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, तो बस यही पूछा था पहले वाले में, केवल इतना ही पूछा है पहले पार्ट में कि ऊर्जा स्तर आरेख में संक्रमण को दर्शाइए। ठीक है, संक्रमण मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग होती है वही संक्रमण है। ठीक है, बताया था। तो ये संक्रमण को मैंने दर्शा दिया, एरो ऊपर की ओर बनाया है जो कि ये दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था से उच्च अवस्था n बराबर 4 में जंप कर रहा है यानी संक्रमण कर रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। आपको पता है दोस्तों कि जब ये इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 4 में गया होगा तो इसने क्या किया होगा? फोटोन के रूप में एनर्जी को अब्सॉर्ब किया होगा। और जब वो फोटोन के रूप में एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, मान लीजिए फोटोन की एनर्जी न्यू है, तो h न्यू ऊर्जा का फोटोन इस पे गिरा और इसने क्या किया? n बराबर 1 से n बराबर 4 में संक्रमण कर लिया। ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे, आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य निकालनी है। तो आपको पता है, अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? आपको पता है कि आपतित फोटोन की ऊर्जा ठीक उतनी होनी चाहिए जितनी ऊर्जा चौथे n बराबर 4 की माइनस n बराबर 1 की होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 4 में जा रहा है, ठीक है, तो इसको कितनी ऊर्जा चाहिए होगी, या इसको जो ऊर्जा चाहिए होगी वो ऊर्जा हम लोग कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि n बराबर 4 में, अगर n बराबर 4 में इसकी एनर्जी कितनी है? E4 है। ठीक है, इसी तरह से n बराबर 3 में इसकी एनर्जी E3 मान सकते हैं, n बराबर 2 में इसकी एनर्जी को E2 मान लिया और n बराबर 1 में इसकी एनर्जी को E1 मान लिया। तो ये दोस्तों देखिए n बराबर 1 से n बराबर 4 में जा रहा है,
जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में था तो इसकी ऊर्जा कितनी थी E1, जब ये n बराबर 4 में गया तो उसकी ऊर्जा कितनी हो गई E4। E1 से E4, ठीक है, E1 से E4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में तभी जा पाएगा जब उसके पास E4 एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। E4 एनर्जी उसे प्राप्त करनी है, अभी कितनी एनर्जी है E1 है, कितनी एनर्जी और चाहिए E4 माइनस E1 चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए n बराबर 4 में एनर्जी है, माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है n बराबर 4 में, और इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है n बराबर 1 से, और n बराबर 1 में हमने मान लिया इसकी एनर्जी कितनी है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में था तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने n बराबर 1 से n बराबर 4 में संक्रमण किया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में तभी जा पाएगा जब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और ये कब पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी तो -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना आएगा, ये टोटल आएगा आपका -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वो n बराबर 4 में पहुंच जाएगा, बस, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जिस एनर्जी स्टेट में जाना है, जिस हायर एनर्जी स्टेट में जाना है और जिस लोअर एनर्जी स्टेट से जाना है, तो हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी कि आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। यहां पे हमको यही देखना है कि ये जो ऊर्जा है E4 माइनस का E1, ये हमें निकालनी है। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि हमें ना तो E1 पता है, ठीक है, और ना ही हमें E4 पता है, तो हम करेंगे क्या। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा आप, इसके दो तरीके हैं। पहले तो आप फर्स्ट लाइन का यूज कर लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन विभव आपको दिया गया है, इसका कोई मतलब होगा, ठीक है। अगर आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो भी इसका यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप ये समझ लीजिए हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है तो Z बराबर 1 हो जाएगा। पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। क्या करेंगे, सेकेंड वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। लिखेंगे, हम जानते हैं किसी परमाणु की 9वीं कक्षा में ऊर्जा का मान कितना होता है, माइनस का RH मल्टीप्लाइड बाय Z बाई n का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इज इक्वल टू कितना होता है, -13.6 इंटू Z बाई n का होल स्क्वायर। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। देखिए, आपको हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा दे रहा है ना, ठीक है। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि E1 से E इंफिनिटी, E1 से E अनंत तक जाने में कितनी ऊर्जा लगेगी, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहां होता है, n बराबर 1 में होता है। अब जब हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको भी आप बाहर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसको भी आप बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आपके द्वारा दी गई ऊर्जा जो होगी वो आयनन विभव के बराबर होगी, ठीक है। तो बस अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव कितना हो जाएगा, ये डेल्टा ई पोटेंशियल, इंग्लिश में आयनन विभव को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा ई ऑफ आई लिख दिया। कैसे निकालेंगे भाई, जब ये आयनित अवस्था में होगा, इसका मतलब तब ये इलेक्ट्रॉन n बराबर अनंत कक्षा में पहुंच जाएगा। तो n बराबर अनंत कक्षा में इसकी ऊर्जा अगर E अनंत है और प्रारंभिक कक्षा में n बराबर 1 में इसकी ऊर्जा कितनी है, E1 है, तो E अनंत माइनस E1 करने पर हमें क्या मिलेगा, E अनंत माइनस E1 करने पर हमें क्या मिलेगा, इसकी आयनन ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। वो देखिए E इंफिनिटी कितना है, E इंफिनिटी होता है 0 माइनस E1 कितना है। अब आप कहेंगे यहां से आप E1 का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको E1 की वैल्यू नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पता है, आयनन विभव तो पता है, आयनन विभव कहें आयनन ऊर्जा कहें, कितना दिया है 13.6, ठीक है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया है, ठीक। कितना आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए हो गया E1, ठीक है। अब क्या करेंगे, E1 से मतलब n बराबर 1 से n बराबर 4 में जाना है,
तो E4 का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की चौथी कक्षा के लिए। ठीक है भाई, हाइड्रोजन परमाणु की चौथी कक्षा के लिए बात हो रही, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 और चौथी कक्षा के लिए n बराबर 4। ठीक है, कहां रखेंगे, ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। En की जो वैल्यू है उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान दिया, उसमें रख दीजिए। कितना हो जाएगा, E4। भाई n की जगह पे आप 4 रखेंगे तो यहां भी n की जगह 4 आ जाएगा, और En का मतलब होता है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और आप चौथी कक्षा में एनर्जी निकाल रहे हैं तो n की जगह 4 रख दीजिए। E4 इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z इज इक्वल टू 1, बिकॉज हाइड्रोजन की बात हो रही है, n इज इक्वल टू 4 क्योंकि चौथी कक्षा की बात हो रही है, आप स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी जो कि कितनी हो जाएगी, E4 इज इक्वल टू, इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन में 16। अभी इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, अभी आपको सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में पूछा है आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो अब आप लगाइए बोहर का आवर्ती संबंध। बोहर का आवर्ती संबंध कहता है अगर इसे E1 से E4 में जाना है तो कितनी ऊर्जा चाहिए होगी, इसे ऊर्जा चाहिए होगी डेल्टा E। ठीक है, और डेल्टा E को आप किसके बराबर लिखेंगे, E4 माइनस E1, जितनी एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी उसको चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा अभी देखिए इसको आप hν के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी ऊर्जा आप फोटोनों के रूप में देंगे अवशोषण के केस में या उत्सर्जन के केस में जो भी ऊर्जा निकलेगी वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होगी। और प्लांक ने कहा था कि सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से या पैकेटों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और हर एक फोटोन की या हर एक क्वांटा की एनर्जी का मान कितना होता है, E इज इक्वल टू hν। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू hν रखेंगे, यहाँ पे E4 माइनस का E1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा आपको तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए कितना हो जाएगा, hc अपॉन में लैम्डा। ठीक है, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E4 माइनस का E1। ठीक है, यहां से जरा आप लैम्डा निकालिए, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, hc अपॉन में E4। E4 कितना है भाई, E4 है माइनस का 13.6 अपॉन 16। ठीक है, माइनस E1 माइनस, और फिर E1 की वैल्यू रखेंगे, देखिए E1 स्वयं में खुद माइनस है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, रुकिए अच्छा पहले वैल्यू रख देते हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे ना, पहले यहाँ पे रख देता हूँ मैं E4 माइनस E1, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अभी सारी वैल्यू रखिए, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34। ठीक है, 8 इसकी वैल्यू रखिए, देखिए c की वैल्यू कितनी होती है, c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, अपॉन में E4 की वैल्यू है 13.6 अपॉन में 16 माइनस, और E1 की वैल्यू खुद में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 13.6। और दोस्तों यहाँ से जो भी आएगा, ये जो भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कन्वर्ट करना मत भूलें। ठीक है, ये हो जाएगा -19 से गुणा कर दिया। अच्छा, अभी इसे फाइनल कैलकुलेट करने पे कितना आएगा लैम्डा, वो मैं लिख रहा हूं। इसे फाइनल कैलकुलेट करने पे कितना आएगा दोस्तों, लैम्डा इज इक्वल टू 974 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब ये देख के लग रहा है ये 974 एंगस्ट्रॉम जो है, ठीक है, ये कहां पे आएगी, ये काफी छोटी तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में मिलाएंगे, जिस रेंज में ये आ रही होगी ये वही है। ठीक है, मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो आपको जो विकिरण हम दे रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 1 से निकल के n बराबर 4 में संक्रमण कर रहा है, तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग हमको गिरानी पड़ेगी, तो इसके लिए ये देखना पड़ेगा ये तरंगदैर्घ्य किस क्षेत्र में आ रही है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की, इसको रफ करता हूं मैं। अब आइए देखते हैं हम लोग तीसरा वाला पार्ट। तीसरे वाले पार्ट में बोल रहे हैं संभावी विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जो कि उत्सर्जित हो सकती है। समझिएगा, उत्सर्जन के केस में क्या होगा, ठीक है, उत्सर्जन के केस में जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इसे तो हम लोग अवशोषण बोलते हैं। इसका उल्टा करिए, उत्सर्जन में क्या होगा, उल्टा काम होगा। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आना है। ठीक, अच्छा अभी सुनिएगा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के लिए क्या जरूरी है, आपको पता है कि दो ऊर्जा स्तरों के बीच में जब संक्रमण होता है तो उत्सर्जित ऊर्जा hν बराबर किसके होता है,
दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूद रहा है। ठीक है, संक्रमण कर रहा है। जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो दोनों ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के मध्य जो अंतर है, अगर वो डेल्टा ई है तो एच न्यू बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा न्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है एच न्यू में न्यू को हम लोग सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, डेल्टा ई को आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहां से क्या करिए, डेल्टा लैम्डा का मान मतलब लैम्डा का मान निकालिए, कितना आ जाएगा भाई, एस सी अपॉन में डेल्टा ई, बस बात खत्म। अब जरा देखिए, जिन दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर जितना कम होगा, डेल्टा ई क्या है भाई, ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर, जिन दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर जितना कम होगा, लैम्डा उतना ही ज्यादा होगा, है ना। बस अब यहां समझिएगा, अगर एक बार इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 4 में पहुंच गया तो अब उत्सर्जन जब उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, n बराबर 4 से चलना शुरू करेगा। n बराबर 4 से n बराबर 3 में आ सकता है, n बराबर 4 से n बराबर 2 में आ सकता है, या n बराबर 4 से n बराबर 1 में डायरेक्ट वो आ सकता है। ठीक है, अब तीनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप ये देखिए जब वो n बराबर 4 से n बराबर 1 में आएगा तो ऊर्जा का कितना ज्यादा अंतर है, देखिए दोनों स्तरों के बीच में काफी ज्यादा ऊर्जा है। जब ऊर्जा का अंतर ज्यादा होगा तो लैम्डा कम हो जाएगा। ठीक है, अब आइए जब n बराबर 4 से n बराबर 2 में आएगा तो देखिए ऊर्जा का अंतर अभी भी इतना है। ठीक है, जब डेल्टा ई ज्यादा होगा तो लैम्डा कम हो जाएगा। लेकिन समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 में आएगा तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 में n बराबर 4 से n बराबर 3 में आएगा तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐसा करेगा n बराबर 4 से 3 में आएगा तो देखिए यहां पे ऊर्जा का अंतर, दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो डेल्टा ई काफी कम है। जब डेल्टा ई कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा, बस बात खत्म। ठीक है, दो स्तरों के बीच में ऊर्जा का जो अंतर है डेल्टा ई वो काफी कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा। यानी कि उत्सर्जन के केस में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 3 में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए, उत्सर्जन में अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए भाई क्या होगा, एच न्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा ई। ठीक है, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य तब मिलेगी जब ये 4 से 3 में आएगा। ठीक है, यहां देखिए इस नोटेशन को समझने का प्रयास करिए। यहां लिखा है 4 एरो बनाए 3 की तरफ, एरो जिसकी तरफ बना होता है मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें संक्रमण कर रहा है। n बराबर 4 से n बराबर 3 में संक्रमण कर रहा है तभी एरो 3 की तरफ बना है, और हाइयर से लोअर में आ रहा है, n बराबर 4 से n बराबर 3 में आ रहा है मतलब ये अवशोषण तो हो नहीं सकता, उत्सर्जन होगा। ठीक है, और उत्सर्जन के केस में क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी ना कि देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हमने लिख दिया एच सी अपॉन लैम्डा कर दिया और ये हो गया हमारा डेल्टा ई। ठीक है, कैलकुलेट करिए, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ई एच सी अपॉन डेल्टा ई ना, ये हो जाएगा एच सी अपॉन में डेल्टा ई। कैलकुलेट करिए भाई, चलिए लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन में डेल्टा ई कितना है, दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जाओं का अंतर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हमें तो पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहां से निकाल लीजिए। आपको क्या करना होगा, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा करनी होगी। ठीक है, इसके आगे देखिए, अच्छा मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी तो अपनी जगह पे है भाई, डेल्टा ई का मतलब है दोनों ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जाओं का अंतर। भाई E4 उच्च ऊर्जा स्तर क्या है, E4, तो E4 पहले लिखेंगे, और निम्न ऊर्जा स्तर क्या है, n बराबर 3, तो उसकी ऊर्जा बाद में लिखेंगे क्योंकि हमें ज्यादा ऊर्जा में से कम ऊर्जा को घटा के केवल अंतर लेना होता है बस। ठीक है, अब E4 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए भाई, Z बराबर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, यहाँ n बराबर 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन में 16 माइनस। अभी E3 के लिए माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और समझिएगा E3 यहाँ पे E3 की वैल्यू निकालने के लिए n बराबर 3 रखेंगे,
ये z बराबर 1 n बराबर 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 अपॉन में 9। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा आएगा, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी उत्तेजित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन किसी उत्तेजित अवस्था में है। देखिए उत्तेजित अवस्था में है, इसका मतलब n बराबर 1 में नहीं हो सकता, क्योंकि n बराबर 1 को हम लोग मूल अवस्था बोलते हैं, वो तो बिल्कुल लोएस्ट है, उससे नीचे तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो n बराबर 1 को हम लोग मूल अवस्था बोलते हैं, उसके ऊपर जितनी भी एनर्जी स्टेट मिलेगी n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये सारी क्या होंगी, हायर एनर्जी स्टेट होंगी, यानी कि उत्तेजित अवस्था होगी, उच्च ऊर्जा स्तर कहलाएंगे। ठीक है सब। अच्छा, तो आपको क्या करना है, किसी हाइड्रोजन परमाणु में किसी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस अवस्था में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। देखिए ये क्वेश्चन काफी मजेदार है कि ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां साइड में मैं लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकालने का एक सूत्र होता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का भी अपना एक सूत्र होता है। आपको पता होगा जब आपने बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ लिया था, उसके जब हम लोग आगे बढ़े थे, ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाली थी, और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में हमने पहले गतिज ऊर्जा निकाली थी, बाद में स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, फिर दोनों को जोड़ा था। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो भी हमें पता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आया था वो भी पता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। समझिएगा भाई, फर्स्ट में हम लोग पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे और फिर सेकंड भी, फर्स्ट और सेकंड साथ में ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भाई कितनी होगी, E इज इक्वल टू होती है U प्लस के। ठीक है, अच्छा अभी समझिएगा इक्वेशन नंबर 1, और आपको पता है K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है m⁴z² अपॉन में 8 n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है U इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का m⁴ अपॉन में 4 n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अभी हमको करना क्या है, अब यहां पे समझिएगा, यहां पे हमें एक काम हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें, यहां पे मान लीजिए u को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसी चीज को u को आप इस तरह से लिख सकते हैं, कितना, माइनस में m, ऐसे लिख लीजिए, माइनस में 2 या माइनस अंदर रख लेते हैं। ठीक है, कितना, केवल 2 बाहर निकाला, अंदर माइनस m⁴ e⁴ अपॉन में 8 n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा, अब आप यहां पे मान लीजिए, माना क्या मान रहे हैं हम मान लेते हैं कि माइनस m⁴ e⁴ अपॉन में 8 n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इससे हमने पूरे को x मान लिया। ठीक है, जब आपने इसे इतने पूरे को आपने x मान लिया है तो देखिए होगा क्या, ठीक है, ये जो k की वैल्यू है वो x के बराबर हो जाएगी। k बराबर x बराबर कितना हो गया हमारा, k बराबर, एक मिनट, आपने माइनस साइन के साथ x को माना है ना, एक काम करिए, माइनस साइन नहीं, केवल इतने को x मानिए। ठीक है, केवल इतने को आप x मानिए, तो क्या हो जाएगा, k बराबर तो x हो जाएगा, क्योंकि देखिए k की वैल्यू कितनी है, m⁴ z² अपॉन 8 n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यही x के बराबर है। तो k बराबर x बराबर कितना हो गया, m⁴ z² अपॉन में 8 n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अभी क्या करेंगे, हम u की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं, और साथ ही साथ u की वैल्यू देखिए, u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा, इस माइनस साइन को आप बाहर निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है ना, और ब्रैकेट में जो बचा है वो तो x के बराबर हमने मान ही लिया है। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर माइनस में
2x हो जाएगा, ठीक है, u बराबर माइनस में 2x हो जाएगा। और जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू आपको पता है ये माइनस में mz² e की पावर 4 अपॉन में 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज समझिएगा। अभी क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से इसको इक्वेशन नंबर u माना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 में सारी वैल्यू रख दीजिए, समीकरण 1 से, ठीक है। तो आपको पता है कि कुल ऊर्जा E बराबर कितनी हो जाएगी, K प्लस U है, ठीक है। K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू आपको पता है x है, ठीक है, और U की वैल्यू कितना है, U की वैल्यू आपको पता है -2x है, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू किसके बराबर आ गई, E की वैल्यू आ गई आपको ये x के बराबर आ गई, ठीक है, -x के बराबर आ गई, ठीक। और आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन जिस भी उच्चतम कक्षा में है, जिस भी उच्चतम कक्षा में है, चाहे n बराबर 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, चाहे 5 में हो, किसी में भी हो, उसकी कुल ऊर्जा आपको दी गई है कितनी, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऊर्जा स्तर में है उसकी कुल ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब आपको E की वैल्यू कितनी दी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, ठीक है, और ये -x के बराबर है। यहां से इवेल्युएट करिए और x की वैल्यू कितनी आएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। अभी x क्या है, x इसके बराबर है और x k के बराबर भी है। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करिए, ठीक है, समीकरण 2 का यूज करिए, समीकरण 2 से k बराबर x, k x के बराबर है और x की वैल्यू कितनी आई है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। और समीकरण 3 की हेल्प लीजिए, समीकरण 3 से, ठीक है, u बराबर कितना है, माइनस में 2x है, कोई बात नहीं, -2 रखिए, x की वैल्यू 3.4 रखिए, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस में 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये हो गई आपकी u की वैल्यू, ठीक है। बस अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि k बराबर m e की पावर 4 z² अपॉन 8n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, या फिर आप u इज इक्वल टू -m z² e की पावर 4 अपॉन 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लगाएंगे, तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। और उसमें आपको एक चीज और फाइंड करनी पड़ेगी, ये कि आपको ये निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 रख देंगे, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी हुई है, यहां से n का मान निकालेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ऐसा करने से आपको क्या हुआ, ना केवल आप कैलकुलेशन से बचे, आपका समय बचा, और साथ ही साथ आपको बिना n की वैल्यू निकाले k का और u का मान पता चल गया, मतलब स्थितिज ऊर्जा u और गतिज ऊर्जा k का मान पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला पार्ट देखेंगे और फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। दोस्तों डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का एक सूत्र होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में 2mk, ठीक है, अंडर रूट में होता है 2mk, बस इसका यूज करेंगे। अब यहां ध्यान रखिएगा k क्या है, गतिज ऊर्जा। भाई इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में गति कर रहा है तो उसके पास वेग है, और जिस भी वस्तु के पास वेग है उसके पास गतिज ऊर्जा है, सिंपल, ठीक है। तो आप यहां पे वैल्यू रखिए, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 9.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय, भाई अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन कह रहा हूं, प्रीवियस वाले पार्ट में k की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3.4, वो भी प्लस की, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो वैसे भी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये क्या है, ये आपको k की वैल्यू पता तो है, यही वैल्यू रखिए 3.4, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 55 अपॉन में अंडर रूट 68, ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। देखिए फोर्थ वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालना है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालने के लिए बोहर की क्वांटीकरण शर्त का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, h/2π। इसमें अगर आपको n का मान नहीं पता है तो आप l का मान नहीं निकाल पाएंगे। अब n का मान अब निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, d वाले पार्ट में देखिए सबसे पहले, सॉरी फोर्थ पार्ट है,
देखिए फोर्थ पार्ट में करना क्या है हमको, सबसे पहले हमको ये देखना है कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का कोण, हाँ देखिए आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जहां पे है उसकी ऊर्जा कितनी है, उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें पता है, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, -RHC इंटू में Z/n का होल स्क्वायर। ये पहली समीकरण है। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि En इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z/n का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दी गई है। ठीक है, आपको Z पता है क्योंकि बात हो रही है किसकी, हाइड्रोजन की बात हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 रखिएगा, En का मान दिया हुआ है, n का मान मिल जाएगा। ठीक है, कितना है, En का मान दिया है 3.4 इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू पता नहीं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना बचेगा, ये बचेगा 3.4 अपॉन में 13.6 इज इक्वल टू 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/n का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि n बराबर कितना हो गया भाई, n बराबर 2 हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होगा, तभी उसकी एनर्जी इतनी आ रही है। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालिए बोहर की क्वांटीकरण शर्त से। बोहर की क्वांटीकरण शर्त से कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। चलिए अब यहां पे रखिए L इज इक्वल टू n कितना है, n बराबर 2 है और h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.102 इंटू 10⁻34। ठीक है, और मात्रक क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसी के साथ ये फोर्थ पार्ट भी समाप्त हुआ और इसी के साथ ये सेशन भी खत्म होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।